जस्टिस ब्लाइंड होता है। ये हम स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते थे। ब्लाइंड का मतलब होता है कि कानून अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करता, पावरफुल और पावरलेस को एक जैसा ट्रीट करता है। लेकिन असल ज़िंदगी में जस्टिस ब्लाइंड नहीं, जस्टिस सिलेक्टिव होता है। वो ये देखता है आप कौन हो, आप किसको जानते हो और आप सिस्टम के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। एप्स्टीन का केस जस्टिस की टेक्स्ट बुक वर्जन का टेस्ट था। सिस्टम फेल नहीं हुआ, सिस्टम ने अपनी असल शक्ल दिखा दी। जस्टिस सिस्टम में एक हिडन वेपन होता है, नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट। डीओजे फाइल्स बताती हैं कि कुछ केसेस ट्रायल तक जाते ही नहीं, डील पर ख़त्म हो जाते हैं। आम आदमी के लिए कोर्ट और पावरफुल के लिए निगोशिएशंस। पार्ट 2 में हम देखेंगे जस्टिस का प्राइस टैग क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है एप्स्टीन सीरीज़ का पार्ट 2 और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जस्टिस के सिस्टम को कैसे ख़रीदा जा सकता है और इसको कैसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्च 2005 में एक औरत अपनी 14 साल की बेटी की सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेन लेकर आती है। कंप्लेन बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि मेरी बेटी को एप्स्टीन के पाम बीच मेंशन में लेकर जाया गया और वहाँ उसको पैसे देकर उससे मसाज और उसे स्ट्रिप करवाया गया। और यहाँ से शुरू होती है पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट की 1 साल की अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन, जिसमें उन्होंने एप्स्टीन के मेंशन की सर्वेलेंस की, आई विटनेस स्टेटमेंट्स कलेक्ट की और ट्रैश पुल्स किए। दोस्तों, ट्रैश पुल एक इन्वेस्टिगेशन टेक्निक है जिसमें आप इंटरेस्टेड पार्टी के कचरे को फिल्टर करते हैं मैनुअली टू फाइंड क्लूज। पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान 5 विक्टिम्स और 17 आई विटनेसेस की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करता है और एविडेंस कलेक्ट करता है। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था, ना कोई मेजर रेड या अरेस्ट। बट अर्ली 2006 में पीबीपीडी एप्स्टीन के मेंशन को रेड करने का वारंट लेकर एक लोकल पुलिस रेड करती है और वहाँ से फिजिकल एविडेंस कलेक्ट करती है, लाइक फोटोज, मसाज टेबल्स, डॉक्यूमेंट्स, जो कि विक्टिम्स के स्टेटमेंट से एग्जैक्ट मैच करता है। यहाँ से आता है कहानी में एक नया मोड़। पुलिस चीफ ही स्टेट प्रोसिक्यूटर के रवैये से तंग और परेशान आ जाता है कि वो केस को सही तरह हैंडल ही नहीं कर रहा और वो ये पुश करता है कि किसी तरह केस को एफबीआई, असल में फेडरल अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया जाए। दोस्तों, ये बहुत अजीब बात है कि आपका डिपार्टमेंट एक करियर मेकिंग केस बस्ट करे और आप उस डिपार्टमेंट के चीफ हो, फिर भी आप अपने ही स्टेट के वकील से तंग आकर उस केस को छोड़ने के लिए रेडी हो। जो ये गले हुए आलूदा सिस्टम की निशानदेही करता है और चीफ राइटर ने ये एलिगेशन ओपनली मीडिया में लगाई है और फिर सिस्टम पब्लिक प्रेशर में आकर एक्टिव होता है और जुलाई 2006 में एप्स्टीन पर स्टेट फेलिनी चार्जेस लगते हैं और यहाँ से पिक्चर में एंट्री होती है एफबीआई की। लेकिन अभी भी एप्स्टीन जेल नहीं जाता, बल्कि बेल बॉन्ड पर आज़ाद घूमता रहता है। इस पॉइंट पर फेडरल प्रोसिक्यूटर के पास सिर्फ सस्पेशन नहीं होता। जुलाई 2006 से अगस्त 2006 से ये केस लोकल से फेडरल टेरिटरी में एंटर होता है। एफबीआई इन्वॉल्व होती है, फेडरल प्रोसिक्यूटर्स पिक्चर में आते हैं और एफबीआई फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और इस इन्वेस्टिगेशन का नाम रखती है ऑपरेशन लीपी। उनके पास मल्टीपल विटनेस स्टेटमेंट होते हैं, corroborating एविडेंस होता है और एक क्लियर पिक्चर होती है कि केस को कोर्ट तक लेके जाया जा सके। 2007 में फेडरल प्रोसिक्यूटर एक मल्टी काउंट इंडाइटमेंट रेडी करता है, जिसकी बुनियाद पर एप्स्टीन को ज़्यादा सख्त फेडरल चार्जेस में अरेस्ट किया जा सकता था। आई रिपीट कि अरेस्ट किया जा सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं और यहाँ से जस्टिस का टोन बदलना शुरू होता है। फिर अचानक से एक डॉक्यूमेंट आता है पिक्चर में, नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट। सदर्न फ्लोरिडा डिस्ट्रिक्ट का यूएस अटॉर्नी ऑफिस अंडर अलेक्जेंड्रा ओकास्टा एप्स्टीन से एक प्ली डील साइन कर लेता है और ये प्ली डील बहुत ही लीनियंट होती है। इसमें एप्स्टीन को पर कोई फेडरल चार्जेस नहीं लगते, वो सिर्फ स्टेट प्रोस्टिट्यूशन चार्जेस पर गिल्टी प्ली करता है और साथ ही ये एग्रीमेंट ये भी कमिट करता है कि उसके को कंस्पिरेटर्स या उस पर कोई फ्यूचर या स्टेट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। इस एग्रीमेंट का मतलब सिंपल उर्दू में बोले तो गवर्नमेंट कहती है कि हम तुम पर फेडरल चार्जेस फाइल नहीं करेंगे, बदले में तुम कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर लो, तुम लिमिटेड स्टेट लेवल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो, सबसे इम्पॉर्टेंट तुम्हारे पोटेंशियल एसोसिएट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये नॉर्मल डील नहीं होती, ये एक्सेप्शनल डील होती है।
लो प्रोफेसर्स बाद में लिखते हैं कि एग्रीमेंट मॉडर्न अमेरिकन लीगल हिस्ट्री में एक रेयर एग्जाम्पल था, रेयर लेकिन लीगल। और यही लाइन सिस्टम यूज़ करता है, इट वॉज लीगल। लीगल होना और जस्ट होना दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। इस कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा ये नहीं है कि डील हुई, डिस्टर्बिंग ये है कि जिन लोगों का केस था उनको इस डील के बारे में पता ही नहीं चला। कोर्ट रोड दिखाते हैं कि विक्टिम्स को इन्फॉर्म ही नहीं किया गया जब एग्रीमेंट फाइनलाइज हो चुका हुआ था। मतलब जस्टिस सिस्टम उनके नाम पे नेगोशिएट करता रहा बिना उन्हें रूम में रखे या उन्हें बताए। ये कोई टेक्निकल ओवरसाइट नहीं थी, ये एक डिसीजन था कि ये नॉइस हैं, स्टेक होल्डर्स नहीं। और जब सिस्टम विक्टिम्स को स्टेक होल्डर्स ना माने तो जस्टिस रिप्रेजेंटेशन बन जाता है, रियलिटी नहीं। अब बात करनी है एप्स्टीन की लॉयर्स की टीम की। एप्स्टीन के लॉयर्स टीम सिर्फ कोर्ट रूम एडवोकेट्स नहीं थे, वो वाशिंगटन की कॉरिडोर्स के पहले से जाने पहचाने चेहरे थे। एलन डेशवर्ट्स, केन स्टार, जे जेराल्ड, ये सब हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर्स, फेडरल प्रोसिक्यूटर्स और पॉलिटिकली कनेक्टेड लीगल फिगर्स थे। दिस इज़ लाइक अ लीगल एवेंजर स्क्वाड। इनका काम ये नहीं होता कि जज को कन्विंस करें, उनका काम ये होता है कि केस एग्जिस्ट ही ना करें। मीटिंग्स होती हैं, लेटर्स लिखे जाते हैं, टोन पोलाइट रहता है लेकिन मैसेज क्लियर होता है। इस फाइट का आउटकम सिस्टम के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। जस्टिस यहाँ लीगल नहीं रहता है, जस्टिस यहाँ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बन जाता है। इस दौरान मीडिया क्या कर रहा होता है? लोकल रिपोर्टर्स लिखते हैं, स्टोरीज पब्लिश होती हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर खामोशी। क्यों? क्योंकि जब तक नेशनल लेवल पर खामोशी है, सिस्टम कंफर्टेबल है। नेशनल कवरेज तब शुरू होती है जब डील पब्लिक होती है और पब्लिक का बैकलैश आता है। और यहाँ भी एक दफ़ा फिर मियामी हेरल्ड 2018 में प्रोविजन ऑफ जस्टिस सीरीज करता है तो इशू नेशनलाइज होता है और फिर शुरू होती है नेशनल लेवल पर पब्लिक आउटरीच on seeing the mishandling of the case by both state and federal authorities. मीडिया तब रिएक्ट करता है जब साइलेंस डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। और एक फेडरल जज ने भी इस बात पर ये कोर्ट रूलिंग दी है कि बगैर विक्टिम्स को बताए प्ली डील करना प्रोसिक्यूटर्स ने विक्टिम्स के राइट्स को वायलेट किया। इस एपिसोड में हमने देखा कि जस्टिस का प्रोसेस कैसे बेंड होता है लेकिन वो ब्रेक नहीं होता। सिस्टम अपने रूल्स फॉलो करता है, बस अपने लोगों के लिए। पार्ट 2 का मकसद सिर्फ डील एक्सप्लेन करना ही था। पार्ट 2 का मकसद ये दिखाना था कि जस्टिस जब निगोशिएट होता है तो सच्चाई सबसे पहले मरती है। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि जब ये कहानी पब्लिक प्रेशर के नीचे आती है और एप्स्टीन एक लाइबिलिटी बन जाता है तो सिस्टम अपना लास्ट मूव कैसे करता है। मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले पार्ट में। ये था आज का इंटेलेक्चुअल करप्ट। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और सवाल उठाइए।